अब तक क्या पढ़ा है? तो इकाई 1 फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने परमाणविक, क्षमा चाहूँगा, हाँ, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि परमाणविक और आणविक द्रव्यमान क्या होता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि परमाणविक और आणविक द्रव्यमान क्या होता है। बेटा आज के क्लास में हम तुल्यांकी द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है और टॉपिक का नाम है मोल परिकल्पना। तो जब भी मैं क्लास चालू करूंगा तो क्लास चालू करने के बाद बस 1 मिनट के लिए मैं आपको यह बता दिया करूंगा कि हम चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है और कौन कौन सा टॉपिक हमको करना बाकी है। होता यह है कि चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं, चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो बेटा अलग अलग बुक में जो टॉपिक होते हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। तो आप मेरे द्वारा इस सीक्वेंस को बुक के साथ एकदम जब आप कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि 1-2 टॉपिक बुक के तुलना में थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो उससे आप परेशान नहीं होंगे। अगर कोई टॉपिक ऊपर नीचे होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर मैं पहले इसको पढ़ाऊंगा फिर इसको पढ़ाऊंगा, हो सकता है किसी बुक में पहले ये दिया हो उसके बाद ये दिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं जो सीक्वेंस दे रहा हूं आप उसी सीक्वेंस से चलिए, छूटेगा कुछ भी नहीं, सब चीज आपको बताया जाएगा। और अगर मुझे लगता है कि मैंने ये सीक्वेंस तैयार किया है तो इस सीक्वेंस को तैयार करने के पीछे कारण यह है बेटा कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के पहले क्या पढ़ना चाहिए और बाद में क्या पढ़ना चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है, उसके हिसाब से मैंने यह सीक्वेंस बनाया है। तो याद रखिएगा आपके सिलेबस का कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। बस हो सकता है कि आप अपने बुक के साथ तुलना करोगे, आप अलग अलग स्टेट से हो, अलग अलग राज्य से हो, तो बेटा बुक जो होते हैं उनमें थोड़े बहुत टॉपिक जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में जब हम इन टॉपिक्स को देख रहे थे, आगे चल के ये सारे टॉपिक बताए जाएंगे और आगे भी कुछ छोटी मोटी चीजें रहेंगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने परमाणविक और आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम तुल्यांकी द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे मोल परिकल्पना की। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो ये कुछ चीजें थी जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले क्लास में सीखा था कि आखिर किसी भी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि इन परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो आपको याद करना पड़ेगा। कम से कम परमाणु क्रमांक 20 तक आपको इनके द्रव्यमान जो है वो याद करने पड़ेंगे। अब द्रव्यमान क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों ने परमाणविक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान देख लिया है। आज के क्लास में तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा ये जो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है ये अलग अलग पदार्थों का अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर रिपीट करता हूं बेटा, तुल्यांकी द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग तरीकों से उसकी गणना की जाती है। अगर आप किसी धातु का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे तो उसका तरीका अलग होगा, किसी अम्ल का निकालेंगे उसका तरीका अलग होगा, किसी क्षार का निकालेंगे उसका तरीका अलग होगा। तो अलग अलग पदार्थों का जो तुल्यांकी द्रव्यमान है उसको अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको यह बताऊं कि तुल्यांकी द्रव्यमान, अगर मैं तुल्यांकी द्रव्यमान निकालता हूं किसी धातु का, किसी मेटल का, तो बेटा किसी मेटल का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने का तरीका होता है उसका परमाणु भार बटे उसका संयोजकता। परमाणु भार यानी कि होता है बेटा एटॉमिक वेट बटे ये जो संयोजकता है इसका मतलब होता है वैलेंसी। तो चलिए समझते हैं आखिर किसी धातु का, किसी मेटल का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। किसी धातु का तुल्यांकी भार जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो उदाहरण के लिए चलिए मेरे से किसी ने पूछ दिया कि चलो सोडियम का तुल्यांकी भार निकालो, तुल्यांकी भार निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे बेटा? अगर आप सोडियम का
सोडियम का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं, तो मैंने क्या लिखा है वहां पर, उसका एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार, एटॉमिक वेट और डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो अब तुम मुझे बताओ सोडियम का परमाणु भार कितना था बेटा, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और सोडियम का वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितना होता है 1। अब जरा मुझे आप ये बताओ कि क्या आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा है वैलेंसी के बारे में या संयोजकता के बारे में, 9th क्लास में या 10th क्लास में क्या आपने ये जो वैलेंसी होता है, ये जो संयोजकता होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा है? अब देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, पर मैं हमेशा से ये कहता हूं कि मैं सभी बच्चों को साथ लेके चल रहा हूं, तो थोड़ा सहयोग करेंगे। मेरे द्वारा बताया गया कोई भी टॉपिक अगर आपको पहले से पता हो तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। बेटा मैं सारे बच्चों को साथ लेके चल रहा हूं और ये लेके चल रहा हूं कि हो सकता है कोई बच्चा कोई टॉपिक ना पढ़ पाया हो, तो वो अगर नहीं पढ़ पाया है तो उसको क्लास 11th में आने के बाद कोई परेशानी ना हो। इस चीज को ध्यान रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को बताते हुए चलूं। तो अब यहां पर अगर आपको यह जानना है कि संयोजकता या वैलेंसी क्या होता है किसी भी धातु का, तो बेटा धातु आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जाने जाते हैं। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जाने जाते हैं, और कोई भी धातु कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो उसका संयोजकता कहलाएगा। समझाता हूं कैसे। जैसे कि आवर्त सारणी में ये जो पहले समूह के तत्व होते हैं बेटा, ये जो पहले समूह के तत्व होते हैं, ये जो पहले समूह के तत्व होते हैं, इन सब का संयोजकता होता है 1। जो दूसरे समूह के तत्व होते हैं इनका संयोजकता होता है 2। ये जो 13वें समूह के तत्व होते हैं, ये जो 13वें समूह के तत्व होते हैं इनका संयोजकता होता है 3। तो आगे भी वैसे ही बढ़ते जाएगा। और ये जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये हम आगे धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी इस चैप्टर में अगर आप पूछेंगे कि भाई वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी के तौर पर आपको पहला समूह, दूसरा समूह और 13वें समूह के बारे में बात करना है। तो बेटा ये जो पहले समूह के तत्व होते हैं इन सब का संयोजकता होता है 1। इसका मतलब ये लोग 1 इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जाने जाते हैं। ये जो दूसरे समूह के तत्व होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जाने जाते हैं, और जो 13वें समूह के तत्व होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जाने जाते हैं। तो कोई भी तत्व या कोई भी धातु, यहां पर बात धातु की चल रही है ना, तो कोई भी धातु कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा ये उसका संयोजकता होता है। तो उस आधार पर अगर हम बात करें तो बेटा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो इसका जो संयोजकता होगा ना वो होगा +1 यानी कि 1। ठीक उसी प्रकार अगर आप मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं तो बेटा मैग्नीशियम का ये दूसरे समूह का तत्व है, तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। तो उस आधार पर अगर किसी ने बोला कि चलो मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार निकालो, तो मैग्नीशियम का आणविक भार कितना होता है, परमाणविक भार कितना होता है बेटा 24। मैग्नीशियम का परमाणविक भार था 24 और मैग्नीशियम का वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितना है 2। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार। ठीक उसी प्रकार अगर किसी ने बोल दिया कि भाई एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो बेटा एल्युमिनियम जो है वो 13वें समूह का है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जाना जाता है, मतलब इसका जो संयोजकता है वो होगा 3। तो उस आधार पर अगर हम एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार निकालें तो ये कितना होगा बेटा, इसका परमाणु भार होता है 27 और इसका वैलेंसी कितना है बेटा 3, इसका वैलेंसी कितना है 3। तो इस प्रकार से आप किसी भी धातु का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा तुल्यांकी भार अगर आप किसी धातु का निकालते हैं तो उसको निकालने का तरीका होता है बेटा परमाणु भार बटे संयोजकता। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं धातु के बाद और किसी चीजों का तुल्यांकी भार निकाल के बताऊंगा। प्लीज कॉपी करेंगे हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे बेटा। क्या है अगर आप कॉपी करने बैठेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अभी समझते जाओ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप आगे चल के आप वीडियो को दोबारा देख भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने तुल्यांकी भार किसका निकाला बेटा? धातु का। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी अम्ल का, अभी एक बच्चा जो है, एक बच्चा पूछ रहा है कि NaCl का 1 मोल का भार कितना होगा? बेटा 58.5 ग्राम होता है। NaCl का 1 मोल का भार 58.5, सोडियम का 23 ग्राम होता है और क्लोरीन का 35.5, हो जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था बेटा? तो अभी मैं आपको यह बता रहा था कि अभी अभी आप लोगों ने धातु का तुल्यांकी भार निकाला। चलिए, अच्छा आपने आपने तुल्यांकी भार पूछा है NaCl का। बता रहा हूं, बस 1 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं, थोड़ा सब्र करेंगे। चलो सबसे पहले काम करते हैं बेटा। अब हम तुल्यांकी भार निकालेंगे किसी अम्ल का यानी कि एसिड का। तो बेटा किसी एसिड का तुल्यांकी भार निकालने का तरीका होता है, किसी एसिड का तुल्यांकी भार निकालने का तरीका होता है उसका अणुभार बटे हम उसका लिखेंगे बेटा H+ आयन दान करने की संख्या। H+ दान करने की संख्या। H+, कितना H+ वो दान करेगा वो हम नीचे मिलेंगे। तो जरा गौर से सुनेगा, ये जो अणुभार लिखा हूं ना बेटा, अणुभार और H+ दान करने की संख्या को हम बेसिसिटी भी कहते हैं, इसको बेसिसिटी भी कहा जाता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं मेरे बोलने का क्या मतलब है। अगर किसी ने बोला कि चलिए HCl का तुल्यांकी भार निकालो, तो बेटा HCl का अणुभार कितना होगा? H का होता है 1, Cl का होता है 35.5, तो ये हो गया 36.5। अब ये बताओ, जब ये HCl टूटता है, आपने ये बचपन में पढ़ा होगा, लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि जब HCl टूटता है तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, H+ और Cl-। तो बेटा HCl ने कितना H निकाला? 1, तो यहां पर हो जाएगा बटे 1। तो HCl का परमाणु भार बटे 1 इसका तुल्यांकी भार होगा, ये उसका तुल्यांकी भार होगा। लेकिन यहीं पर अगर तुम H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालोगे तो बेटा H2SO4 का परमाणु भार होता है 98। ये निकालने आता है ना, पिछले क्लास में बता चुका हूं मैं, ये आपको निकालने आना चाहिए। अब H2SO4 जो होता है, H2SO4 कैसे टूटता है बेटा? जब H2SO4 टूटता है ना तो वो 2 H+ बनाता है और एक SO4 2- बनाता है। जब H2SO4 टूटता है ना तो वो 2 H+ निकालता है और एक SO4। तो तुम बताओ H2SO4 ने कितना H निकाला बेटा? 2, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2, दैट इज 49। तो याद रखेंगे, किसी अम्ल का यानी कि किसी एसिड का अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो आप ऊपर क्या लेंगे? उसका अणु भार लेंगे, और नीचे क्या लेंगे बेटा? कि नीचे लेंगे उसका बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है वो कितना H+ आयन दान करेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है। मान लीजिए किसी ने बोला कि फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4, फास्फोरिक एसिड का तुल्यांकी भार निकालो। तो बेटा इसका आप मुझे निकाल के बताइए, मैं थोड़ा मदद कर देता हूं कि ये जो H3PO4 होता है ना, जब ये टूटता है तो ये 3 H+ आयन निकालता है और एक फॉस्फेट आयन निकालता है। तो यहां पर H3PO4 ने 3 H+ आयन निकाला। तो चलिए फिर H3PO4 का मुझे तुल्यांकी भार निकाल करके बताइए। हाँ बेटा, मोलरता ज्ञात करते समय जो तुल्यांकी भार निकालते हैं ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन वो मोलरता नहीं होता, वो नॉर्मलता होता है। मोलरता और मोललता में तुल्यांकी भार का उपयोग नहीं होता। जब आप नॉर्मलता निकालते हैं यानी कि नॉर्मैलिटी निकालते हैं, जब आप नॉर्मैलिटी यानी कि नॉर्मलता निकालते हैं उस समय तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ती है, और तुल्यांकी भार ऐसे ही निकालेंगे जैसे मैंने यहां पर बताया था।
मोलरता में तुल्यांकी भार नहीं रहता। हरिकेश यादव, सही आंसर है बेटा, सही आंसर है। बिंदा पांडे, आपका भी आंसर सही है बेटा। श्रेया, आपका भी आंसर सही है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अभी आपने अम्ल का तुल्यांकी भार निकाला। अब देखते हैं बेटा किसी क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो अगर आप अब ध्यान सुनेंगे, अगर आप अब निकालना चाहते हैं तुल्यांकी भार किसी क्षार का यानी कि बेस का, तो बेटा आपने बचपन में पढ़ा है ना कि एसिड वो होता है जो पानी में घोलने पर H+ आयन निकालता है, और बेस वो होता है जो पानी में जाते ही OH- आयन निकालता है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो बेटा अगर आप क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो इसको निकालने का तरीका होता है, फिर से वही लिखूंगा मैं, अणु भार और नीचे लेंगे OH- आयन निकालने की संख्या, OH- आयन निकालने की संख्या। जहां पर इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, OH- आयन निकालने की संख्या को एसिडिटी भी बोलते हैं, एसिडिटी भी कहा जाता है। OH- आयन निकालने के जो संख्या है उसको एसिडिटी भी कहा जाता है। तो अब यहां पर चलिए किसी क्षार का तुल्यांकी भार हम यहां पर निकालते हैं बेटा, किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। चलिए किसी ने बोल दिया कि चलो NaOH का तुल्यांकी भार निकालो, तो बेटा NaOH का अणु भार कितना होता है, 40 ग्राम। और NaOH जब टूटेगा तो कितना OH निकालेगा, 1। तो बेटा NaOH का तुल्यांकी भार आप इस प्रकार से निकालेंगे। जबकि वहीं पर अगर आपको किसी ने बोल दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालो, तो इसका जो भी अणु भार होगा बटे कितना लेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH निकालता है, तो इसका डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। ठीक उसी प्रकार अगर कोई बोलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा तुल्यांकी भार, तो इसमें भी सेम करेंगे बेटा। क्या करेंगे, इसमें भी आपको उसका पहले क्या लेना है, उसका अणु भार लेना है बटे, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 OH निकालता है, तो ये हो जाएगा बटे 3। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। प्लीज कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कीजिए बेटा। बेटा एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 लीटर मतलब जल का मोलरता कितना है। देखिए मैं आंसर तो बता देता हूँ, उसका होता है बेटा 55.5 मोल्स उसका आंसर है। पर एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा है हम उसी टॉपिक से संबंधित अगर प्रश्न करें तो उसका आंसर देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा समय बच जाएगा। आप मोलरता से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हो तो बेटा आगे चल के इसी चैप्टर में आपको मोलरता, मोललता, नॉर्मलता ये सब पढ़ाया जाएगा। पर अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, हमारा समय बच जाएगा। आप जो कुछ पूछ रहे हैं, आपके मन में जो भी डाउट है सब आपको इस चैप्टर में धीरे धीरे बताया जाएगा, हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अभी आपने अम्ल का तुल्यांकी भार निकाला, फिर क्षार का निकाला। चलिए अब लवण का निकालते हैं, किसी सॉल्ट का निकालते हैं। किसी सॉल्ट का कैसे निकाला जाएगा तुल्यांकी भार। तो बेटा अगर आप किसी लवण का या किसी सॉल्ट का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने का तरीका होता है अणु भार, फिर से अणु भार, और इसमें होगा बेटा, इसमें होगा धातु की संयोजकता, यानी कि फिर से लिखूंगा मैं मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी ऑफ मेटल, धातु की वैलेंसी। कैसे करेंगे इसको, जैसे एग्जांपल के तौर पर
किसी ने बोल दिया चलो भाई NaCl का तुल्यांकी भार निकालो, तो आप कैसे करोगे? NaCl का परमाणु भार कितना होता है, सॉरी इसका अणु भार कितना होता है? ये होता है बेटा 58.5। और NaCl में धातु कौन है? सोडियम, और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 1। क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 1। ठीक उसी प्रकार अगर किसी ने बोल दिया कि कैल्शियम सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो बेटा कैल्शियम सल्फेट का जो भी अणु भार होगा बटे आप क्या लेंगे? तो बेटा यहां पर कैल्शियम, यहां पर धातु है और कैल्शियम दूसरे समूह का तत्व है, तो इसका संयोजकता कितना होगा? +2। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई +2। तो इस प्रकार से आप किसी भी सॉल्ट का क्या निकाल सकते हैं बेटा? तुल्यांकी भार। तो प्लीज कॉपी करेंगे इसको भी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अलग अलग पदार्थों का तुल्यांकी भार अलग अलग तरीकों से निकाला जाता है। बेटा इसका जो अणु भार है ये आप कैलकुलेट करो। सबके अणु भार कैसे निकाले जाते हैं तो आपको बताया जा चुका है बेटा। अब हर एक का मैं अणु भार यहां पर नहीं बताऊंगा, आप निकालिए और बस उसको हल कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है बेटा, NaOH का अणु भार 409 कहां से हो गया? 40 होता है, वो ग्राम लिखा था वो ग्राम लिखा था बेटा, ये ग्राम है, ग्राम, ये ना ग्राम है, जी लिखा हूं इसको मैं, ये ग्राम है, ग्राम 40 ग्राम होता है। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोगों ने ये जान लिया कि परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, और अभी अभी हमने सीखा बेटा कि तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है। लेकिन ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है अब वो आपके सामने आने वाला है, और इस टॉपिक को बस आपको ध्यान समझना है। इस टॉपिक में अगर आप गड़बड़ कर गए, इस टॉपिक में अगर चूक गए तो बहुत दिक्कत जाएगा बेटा। ये कोई भी बच्चा जब ये कहता है कि मेरे को ये फर्स्ट चैप्टर नहीं बनता, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनता, मेरे को क्वेश्चन नहीं बनते, तो समझ जाना उस बच्चे ने इस टॉपिक में गड़बड़ी की है। तो जो भी बच्चा ये टॉपिक नहीं समझ पाता या इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाता, फिर वो इस पूरे चैप्टर में परेशानियों को फेस करता है। तो बस इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चलिए, मोल परिकल्पना क्या है? असल में ये जो मोल शब्द है, ये जो छोटे कण होते हैं, छोटे कण जैसे कि एटम या इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे, एटम या इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल, तो ये जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनका एक काल्पनिक संख्या आपके सामने रखता है। जरा ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो मोल शब्द है, ये मोल शब्द छोटे कणों में लागू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूंगा 1 दर्जन केले में कितना केला होता है, तो आप बोलेंगे बेटा 12। जब भी आप दर्जन शब्द सुनते हो तो आप बोलते हैं 12। जब भी कहूंगा मैं कहूंगा 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन पेन, तो आप बोलेंगे बेटा 12 पेन है। मैं कहूंगा 1 सैकड़ा, अगर मैं कहूंगा 1 सैकड़ा पेन, आप सुनते ही समझ गया कि वो 100 होगा। तो जिस प्रकार दर्जन सुनते ही आप समझ जाते हैं कि वो कोई भी चीज है वो 12 है, जैसे ही आप सैकड़ा सुनते हैं तो सुनते ही आप समझ जाते हैं कि जो भी चीज है वो 100 है। ठीक उसी प्रकार जब भी आप मोल शब्द सुनेंगे, समझ जाना मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं उसकी संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप इसको दिमाग में एकदम छाप लो कि किसी भी चीज का, अब चीज बोलने के बेटा मतलब है बेटा, मैं पेन के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं केलों के बारे में बात नहीं करूंगा। जब मोल शब्द प्रयोग होता है तो ये मोल जो शब्द है वो छोटे कणों में लागू होता है, अप्लाई होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह। तो चलिए फिर अब हम इस मोल के परिकल्पना को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि मेरे पास, अगर किसी ने बोल दिया मेरे पास एक मिनट, अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है, तो इसका मतलब समझ जाना बेटा मेरे पास कितने कार्बन है? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु होंगे, यानी कार्बन के एटम होंगे। और आपको पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं कि इतने सारे कार्बन के वेट को हम कितना लिखते हैं बेटा? 12 ग्राम।
आपको याद है ना, पिछले क्लास में आपको सिखाया गया है कि जब हम इतने सारे परमाणुओं को जमा करते हैं तब जाके उसका परमाणु भार बनता है। जब हम इतने सारे परमाणुओं को जमा करते हैं तो परमाणु भार बनता है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि एक मोल का मतलब होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु यानी कि एटम या फिर अणु यानी कि मॉलिक्यूल। और जब इतने सारे परमाणु या अणु आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं वहां पर परमाणु भार या फिर अणु भार। तो ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, जब भी मैं आपके सामने इस संख्या में किसी भी परमाणु को लूंगा तो इतने सारे परमाणुओं के भार को हम परमाणु भार बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपको यह कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल सोडियम है तो क्या समझे आप, मेरे पास कितने सोडियम होंगे बेटा, 6.022 10 के घात में 23 सोडियम के परमाणु होंगे यानी कि एटम होंगे। और इतने सारे सोडियम के परमाणु को जमा करोगे और उसका द्रव्यमान निकालोगे तो वो आएगा बेटा 23 ग्राम। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी 6.022 10 के घात में 23 CO2 के मॉलिक्यूल होंगे यानी कि अणु होंगे। और बेटा इतने सारे CO2 के अणुओं को जब आप जमा करोगे और उसका द्रव्यमान निकालोगे तो ये आएगा 44 ग्राम। मैं आपको पिछले क्लास में सिखा चुका हूं कि अणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो CO2 एक अणु है, CO2 एक जो है ये मॉलिक्यूल है, तो इसलिए मैंने यहां पर मॉलिक्यूल लिखा है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपके सामने कह दूं कि 1 मोल मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, मेरे पास 1 मोल H2SO4 है तो बेटा 1 मोल H2SO4 का मतलब भी वही होगा 6.022 10 के पावर में 23 H2SO4 के अणु यानी कि मॉलिक्यूल होंगे। और इतने सारे मॉलिक्यूल को जमा करोगे तब जाके उसका द्रव्यमान कितना निकलेगा, 98 ग्राम। तो आप लोग एक बात अपने दिमाग में छाप लो कि जब भी मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पास कोई चीज है और वो 1 मोल है, मेरे पास कोई चीज है वो 1 मोल है, तो अपने आप समझ जाना बेटा कि वो जो भी चीज है उसकी संख्या इतनी ही होगी, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो। और इतने सारे एटम या मॉलिक्यूल के भार को ही आप परमाणु भार या अणु भार कहते हैं। अब इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। फिर इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है एक एक करके हम सबको बनाना शुरू करेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, पहले काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और ये जी लिखा हूं ना, 9 मत समझ लेना। वैसे समय बचाने के लिए स्क्रीनशॉट लेना ज़्यादा आसान होता है बेटा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वीडियो तो आपके पास अवेलेबल रहेगी हमेशा के लिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब से संबंधित कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इन सब से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करना है। तो अब एक एक करके मैं आपको सारे जो प्रश्न हैं वो दिखाता हूं। पर बेटा ये जितने प्रश्न आपको दिख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं हर तरह के बच्चे को साथ लेके चलूंगा। और ये जो न्यूमेरिकल होते हैं, इन न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाते हैं, तो न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बनाने का 2 तरीका होता है। जो न्यूमेरिकल होता है ना, इसको बनाने का 2 तरीका होता है। एक लॉजिकल वे में, मतलब आप अपना बुद्धि लगाओ, आपने प्रश्न पढ़ा और ये जानने की कोशिश की कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, और आपने अपना दिमाग लगाया और आपने उसको हल किया। पर उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल बनाने में तकलीफ होता है, उनको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होता है, और एक बार क्वेश्चन समझ में आ भी जाता है तो हल किस प्रकार से किया जाए इसमें भी दिक्कत होता है। तो मैं दोनों तरह के बच्चों को साथ लेकर चलूंगा। पहले मैं आपको यह सिखाऊंगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को लॉजिकली कैसे बनाते हैं,
क्वेश्चन को पढ़ के हम कैसे हल करते हैं। उसके बाद फिर मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा नहीं बना पाता न्यूमेरिकल तो उनके लिए क्या उपाय है। तो चलो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा बेटा। सबसे पहले हम इस प्रश्न को नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। इस प्रश्न में यह पूछ रहा है बेटा, इस प्रश्न में यह पूछ रहा है कि 10 ग्राम कार्बन के अंदर, 10 ग्राम कार्बन के अंदर बताइए परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। मतलब अगर आपके पास 10 ग्राम कार्बन आ जाए तो 10 ग्राम कार्बन के अंदर कितने सारे कार्बन के परमाणु होंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करो बेटा, सबसे पहले आप एक काम करो, इसको लिख लो। क्या लिख लो कि अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन है, इसका मतलब 6.022 10 की पावर में 23 कार्बन के एटम होंगे और इसका द्रव्यमान कितना होता है बेटा 12 ग्राम। तो अब तुम मुझे ये बताओ, कि 12 ग्राम के अंदर, 12 ग्राम के अंदर कितने परमाणु होते हैं। 12 ग्राम के अंदर होते हैं बेटा, 12 ग्राम के अंदर होते हैं 6.022 10 की पावर 23 परमाणु। अगर कोई आपसे पूछेगा 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, तो तुमने इसको देखा, तुमने इसको देखा और देख के ये बोला कि भाई जब 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 10 के पावर में 23 कार्बन के परमाणु यानी कि एटम होते हैं, तो बेटा 1 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होंगे 6.022 10 के पावर में 23 बटे क्या हो जाएगा 12 कार्बन के क्या होंगे एटम्स होंगे। तो फिर 10 ग्राम में, तो फिर 10 ग्राम कार्बन के अंदर कितने परमाणु होंगे, तो 6.022 10 की पावर में 23 बटे 12 गुणित क्या कर देंगे 10, तो इतने सारे कार्बन के एटम होंगे। तो देखो प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में यह पूछा गया कि 10 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो तुमने इसको लिखा सबसे पहले और इसको लिखने के बाद बोला कि भाई जब 12 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं, जब 12 ग्राम में इतने परमाणु होंगे तो फिर 10 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो ये आंसर आपके सामने है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब मैं पहले 2 क्वेश्चन बता देता हूं इस तरीके से, फिर आपको एक और तरीका समझाऊंगा। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होता है उनके लिए एक मेथड और है, मैं बताऊंगा। पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। किसी को प्रॉब्लम इसमें, आगे बढ़े? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप मोल परिकल्पना से संबंधित कोई न्यूमेरिकल बनाते हो ना, तो हर बार आप ना इसको जरूर लिखना, हर बार आप इसको जरूर लिखना, तो क्वेश्चन बनाने में आपको जो है आसानी होगी। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखो बेटा, अगले प्रश्न में पूछा है कि CO2 का अगर आपके पास 200 अणु आ जाए, CO2 का अगर आपके पास 200 अणु आ जाए तो उनका भार कितना होगा। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास 200 CO2 के मॉलिक्यूल आ जाएं तो उनका वजन कितना होगा, उनका भार कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये लिख लो। क्या लिख लो कि 1 मोल CO2 का मतलब होता है 6.022 10 के पावर 23 CO2 के अणु यानी कि मॉलिक्यूल। और बेटा इतने सारे अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है 44 ग्राम। 44 ग्राम। तो अब तुमने इसको लिख लिया। अब चलो क्वेश्चन को लॉजिकली बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 अणुओं का भार कितना होगा। तो तुमने बोला कि इतने सारे अणुओं का भार कितना है 44 ग्राम। तुमने इसको देखा और देख के बोला कि 6.022 10 के पावर में 23 जो CO2 होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका भार कितना होता है बेटा 44 ग्राम होता है। तो फिर एक अणु का यानी कि एक मॉलिक्यूल का, एक CO2 मॉलिक्यूल का भार कितना हो जाएगा 44 बटा 6.022 10 के पावर में 23 ग्राम। तो फिर बताओ 200 अणुओं का, तो फिर 200 मॉलिक्यूल्स का कितना द्रव्यमान होगा। तो बस 44 इंटू 200 कर देंगे बटे क्या हो जाएगा 6.022 10 के पावर में 23 ग्राम। हल करोगे तो आंसर यही आएगा जो यहां पर ऊपर में लिखा हुआ है। हल करने पर ऊपर में जो आंसर आपको दिख रहा है वही आएगा। तो आप जब भी एक न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसको लिख लिया करें
और इसको लिखने के बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं बेटा। ओके ओके, अब एक और प्रश्न देखेंगे बेटा। ये प्रश्न को छोड़ देते हैं, इसको मैं बताऊंगा। चलो ये वाला एक बार बना के दिखाओ तो मुझे, ये एक बार ट्राई करो, ये एक बार मुझे बना के दिखाओ, फिर मैं भी बनाऊंगा आपके साथ साथ, और ये चेक करेंगे कि आपने भी वही बनाया जो दीपचंद, आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। मैं समझ गया बेटा आपको क्यों समझने में दिक्कत हो रहा है, मैं आपको मदद करता हूं। मैंने कहा है ना कि मैं हर बच्चे को साथ लेके चलूंगा। ये जो मोल कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, ये मोल परिकल्पना, ये बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अभी जो मैंने तरीका बताया, अभी जो मैंने प्रश्न को हल करने का तरीका बताया, ये तो वो तरीका है जो बुक में लिखा रहता है और हर टीचर आपको बताएगा। पर कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, उनको भी मैं एक तरीका बताऊंगा कि इस तरह का न्यूमेरिकल कैसे बनता है। उससे पहले एक काम करो, जरा एक बार ट्राई करो तो बेटा इसको बनाने का। बेटा ये सब वीडियो हमेशा रहेगा यूट्यूब में, आप कभी भी सर्च करके ना ये वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनता जा रहा है, हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बनता जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। रामदीन, ठीक है बेटा, आप जो कह रहे हैं कि दोबारा एक बार रिपीट कर दो, मैं बताऊंगा, एक बार ट्राई करो इसको। चंदनपाल, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। 12वीं की क्लास अभी से जस्ट बाद रहेगा। ये तो 11वीं क्लास है बेटा, 4 से 5, फिर 5 बजे से 12वीं की क्लास शुरू हो जाएगी। ओके, किसी ने ट्राई किया इसको बनाने का? क्या किसी ने ट्राई किया इसको बनाने का? बताओ जल्दी। चलो एक काम करते हैं, मैं बनाता हूं, आप भी शायद बना रहे होंगे। अमन पांडे, बिंदा पांडे, बस 2 मिनट वेट करो बेटा, मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा। पहले चलो इस प्रश्न को मैं हल करके बताता हूं कैसे करना है, फिर जिन बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है उनके लिए एक दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलो इस प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जब भी आपके सामने कोई मोल परिकल्पना से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, आप वो सीक्वेंस लिखो जो मैं बार बार लिख रहा हूं ना, आप वो सीक्वेंस लिखो। कैसे लिखोगे बेटा, यहां क्या लिखा है, ऑक्सीजन बोला है ना, ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का वो सीक्वेंस लिखो। कैसे लिखोगे बेटा, ये देखो, ये लिखने बोल रहा हूं मैं, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब होता है 6.022 10 के पावर में 23 O2 के मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, और इतने सारे मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 32 ग्राम। O2 का द्रव्यमान कितना होगा, 32 ग्राम। तुमने पहले ये लिख लिया। तो सबसे पहले आप क्या करो, जब भी कोई प्रश्न आएगा तो इसको हर बार आप लिख लो। उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद ये करोगे कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है उसको देखो। तो बेटा प्रश्न में ये पूछ रहा है कि 50 ग्राम ऑक्सीजन में, 50 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, 50 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे। तो बेटा तुम बताओ इसको देख के, इसको देख के कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल हैं, 1 मोल, दिख रहा आपको, 1 मोल। 32 ग्राम में कितने मोल हैं, 1 मोल। अच्छा, कई बच्चे तो मोल और मॉलिक्यूल में कंफ्यूज होते हैं। बेटा मॉलिक्यूल यानी कि अणु, और मोल एक संख्या है, एक पैरामीटर है। तो जब मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल, जब मैं बोलूंगा अणु तो इसको लोगे, जब मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल, जब मैं बोलूंगा अणु तो इसको लोगे, और जब मैं बोलूंगा मोल, जब मैं बोलूंगा मोल तो इसको लोगे। अब तुम मुझे बताओ, प्रश्न में यह पूछा गया है कि 50 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे। तो तुमने यहां देखा और देख के बोला कि 32 ग्राम में 1 मोल होता है।
32 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 50 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो तुमने कहा जब 32 ग्राम ऑक्सीजन का 1 मोल होता है तो बेटा 1 ग्राम ऑक्सीजन का कितना मोल होगा? 1/32 मोल होंगे। तो फिर 50 ग्राम का, तो फिर 50 ग्राम में कितने मोल होंगे बेटा? तो 50 डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा, तो इतने मोल होंगे। बताइए क्या यही आपने किया था? आप में से कितने लोगों ने ऐसा नहीं किया है वो बताओ? बस लिख दो नहीं किया है, या नहीं बना लिख दो। कितनों ने इसको बना लिया? नहीं बना तो नहीं बना लिख दो। ठीक ठीक, अब चलो, अब एक काम करते हैं बेटा, एक और तरीका है। ज्यादातर बच्चों को ये जो मोल कॉन्सेप्ट है इसमें दिक्कत हो रहा है, ये होता ही है, ये हर स्कूल की कहानी है। हर स्कूल में मैं बता रहा हूं, ये जो मोल परिकल्पना है ना बेटा, ज्यादातर बच्चे इसके न्यूमेरिकल नहीं बना पाते, वो फंसते हैं। तो चलिए अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। अब इसमें परेशानी क्या होता है जानते हो? ये जो मोल परिकल्पना है इसके न्यूमेरिकल बनाते वक्त 2 परेशानियां होती हैं। मोल परिकल्पना के जो न्यूमेरिकल होते हैं इसको बनाते वक्त 2 परेशानी होती है। पहला, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, क्वेश्चन समझ में आता है ना, तो कई बच्चे इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। मैंने देखा है कई बच्चे इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। मैंने देखा है कई बच्चे इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। किसी का ये ऊपर आ जाता है, किसी के नीचे आ जाता है। कई बच्चों का ये ऊपर नीचे हो जाता है। क्या आपसे भी ऐसा होता है? इसके न्यूमेरिकल देखो बेटा, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे सामने में नहीं देख रहा हूं, पर इतने साल से पढ़ाने के वजह से मुझे थोड़ा बहुत मालूम है कि कुछ बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो जो बच्चे बना ले रहे हैं न्यूमेरिकल बना ले रहे हैं, अच्छी बात है, पर जिनको ये वाला प्रॉब्लम होता है, चलिए उनका क्या समाधान है वो बताता हूं। तो बस अब देखो बेटा, मैं आपको सिखाता हूं कि क्या करना है। दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है? सुनेंगे। अब मैं आपको यहां पर एक तरीका और बता रहा हूं, प्लीज गौर सुनना। सबसे पहले क्या करना, ये तो आपने एक बार नोट कर ही लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि आपको करना क्या है। अब आपको एक सिंपल तरीका समझाता हूं, इसमें कभी गड़बड़ी नहीं होगा। कुछ भी क्वेश्चन आए आप बना लेंगे बेटा। तो बस 1 मिनट ना, मैं आपको सिखाता हूं करना क्या है। सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन देखने के बाद ये देखो कि आपके प्रश्न में कौन सा अणु है या कौन सा परमाणु है। तो इसमें लिखा है बेटा कार्बन, इसमें कार्बन लिखा है ना। तो सबसे पहले कार्बन का एक सीक्वेंस बना लो। सीक्वेंस किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1 मोल कार्बन का मतलब है 6.022 10 के पावर में 23 कार्बन के परमाणु होंगे और कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 12 ग्राम। बस इतना याद रखना कि जब कोई बोलेगा मोल निकालो तो आपका ध्यान यहां आना चाहिए। जब कोई बोलेगा कि परमाणु संख्या तो इस पर ध्यान आना चाहिए। जब भी कोई बोलेगा भार यानी कि द्रव्यमान, तो यहां ध्यान आना चाहिए। अब सुनो क्या करना है। क्वेश्चन में 2 ही चीजें होती हैं बेटा, एक कि क्या दिया है और दूसरा क्या पूछ रहा है। जब भी आपको प्रश्न में आपके सामने की प्रश्न आता है तो बेटा 2 ही चीजें होती है प्रश्न में। पहला क्या दिया है और क्या पूछा है। तो बस क्या करना, आप पहले ना इक्वल टू का साइन लगाना और उसके बाद जो भी चीज दिया होगा, जो भी चीज दिया है उसको इस इक्वल के लेफ्ट साइड रखना और जो भी चीज पूछेगा उसको राइट साइड रखना। बस इतनी सी बात है। जो भी चीज दिया होगा उसको लेफ्ट साइड रखना, जो पूछेगा उसको राइट साइड। चलो बताओ इस प्रश्न में क्या दिया है? 10 ग्राम दिया है। इसमें ग्राम दिया है यानी कि भार दिया है, तो भार को लेफ्ट साइड रखोगे। 10 ग्राम दिया है, भार दिया है, तो भार को लेफ्ट साइड रखोगे। और पूछा क्या है? पूछा है परमाणुओं की संख्या, तो इस तरफ लिखो परमाणुओं की संख्या। इस तरफ लिखो बेटा परमाणुओं की संख्या। तो बस इतना याद रखना,
जो भी दिया होगा उसको इक्वल के लेफ्ट साइड लिखना और जो पूछेगा उसको राइट साइड। अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद क्या करोगे, ये जो तुमने सीक्वेंस बनाया है ना, इस सीक्वेंस में देख के बताओ भार कहां पर है। इस सीक्वेंस में भार कहां, ये है भार, ये है भार, तो उस भार को यहां पर लिखो 12 ग्राम। और परमाणुओं की संख्या, यहां पर परमाणुओं की संख्या कहां है, यह है परमाणुओं की संख्या, तो उसको राइट साइड लिखो 6.022 10 के पावर में 23। ये पहले काम किया। अब उसके बाद दूसरे चरण में क्या करना, लेफ्ट में जो वैल्यू दिया होगा उसको एक कर देना, एकल सिस्टम बनाना है। लेफ्ट में जो भी वैल्यू दिया उसको एक कर देना। अब एक हो जाएगा तो 6.022 10 के पावर 23 हो गया बटे 12। और फिर तीसरे चरण में, तीसरे स्टेप में वो वैल्यू लेना जो प्रश्न में दिया है, तीसरे स्टेप में वो वैल्यू लेना जो प्रश्न में दिया है 10 ग्राम। बस फिर गुणा कर देना उसको 6.022 10 के पावर 23 बटे 12, और मैंने क्या गुणा कर दिया बेटा 10। इस तरह से आप आंसर जो है वो निकाल लेंगे, इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। चलिए एक प्रश्न और बताता हूं, बस देखते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। बस इतना याद रखना, जो भी दिया होगा वो लेफ्ट में रहता है, जो भी पूछेगा वो राइट में रहता है। चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूं, ये वाला, ये जो प्रश्न था ना, चलो ये मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये जो प्रश्न है ये मैं आपको फिर से मेरे तरीके से मैं बना के दिखाता हूं। प्लीज जिन बच्चों से ये बन जा रहा है वो थोड़ा सहयोग करिएगा। मैं हर बच्चे को साथ लेके चल रहा हूं। बेटा आप अलग अलग राज्यों से हैं, कोई गांव से है, कोई शहर से है, हर जगह बहुत अच्छी मतलब शिक्षा नहीं मिल पाती कई कारणों से, तो उन सब बच्चों को भी मुझे साथ लेके चलना होता है। तो चलो यहां देखना बेटा, सबसे पहले क्या करने बोला मैंने, इसमें क्या दिया है, CO2। तो पहले CO2 के लिए सीक्वेंस बना लो। कैसे बनाओगे, 1 मोल CO2 मतलब होता है 6.022 10 के पावर में 23 CO2 के परमाणु होंगे और द्रव्यमान की लेंगे 44 ग्राम। अब बस आप ये बताओ, मैंने क्या बोला है बेटा कि जो भी चीज दिया होता है या दिया है वो लेफ्ट में रहेगा और जो चीज पूछेगा वो राइट में। तो सबसे पहले ये बताओ इस प्रश्न में क्या दिया है, 200 अणु, यानी कि अणुओं की संख्या दी हुई है, अणुओं की संख्या दी हुई। तो इस तरफ लिखो अणुओं की संख्या, और पूछ क्या रहा है, भार पूछ रहा है, तो इस तरफ लिखो भार। तो जो दिया है उसको लेफ्ट में लिखो, जो पूछेगा उसको राइट में लिखो। अब तुम मुझे बताओ इस सीक्वेंस में भार कहां पर है, इस सीक्वेंस में ये है भार, तो भार को भार के नीचे लिखो 44 ग्राम। और इस सीक्वेंस में अणुओं की संख्या कहां है बेटा, अणुओं की संख्या ये है, ये मैंने क्षमा चाहूंगा परमाणु लिख दिया है मैंने, ये अणु होगा। हाँ, तो इस सीक्वेंस में अणुओं की संख्या कहां है, ये है अणुओं की संख्या, तो उसको यहां पर लिखो 6.022 10 के पावर में 23। तो इसका मतलब क्या समझे, इतने अणुओं का भार है 44 ग्राम। तो यह है पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, लेफ्ट में जो लिखा है उसको एक कर देते हैं, एक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 44 बटे 6.022 10 के पावर में 23 ग्राम। और फिर तीसरे चरण में क्या करते हैं, तीसरे चरण में वो लिखते हैं जो प्रश्न में दिया है, क्या दिया है 200। तो बेटा 200 अणुओं का भार कितना हो जाएगा, तो बस गुणा कर देंगे 200 का। इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से आपको करना ही है। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं। बस क्या याद रखने बोला मैंने क्या याद रखने बोला, इसको याद रखने बोला है। तो चलो अब अगले प्रश्न में चलते हैं, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये वाला प्रश्न कैसे करोगे बेटा, इस प्रश्न में सोडियम दिया है, सोडियम, तो चलो सोडियम के लिए पहले सीक्वेंस बना लो। कैसे बनाओगे, 1 मोल सोडियम यानी कि 6.022 10 के पावर में 23 सोडियम के परमाणु अणु होंगे, ये परमाणु होगा, ओहो, सोडियम के परमाणु होंगे। और सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है बेटा 23 ग्राम। तो सबसे पहले मैंने ये सीक्वेंस लिख लिया। उसके बाद क्या करूंगा, याद है ना मैंने क्या बोला था, जो दिया होगा उसको लेफ्ट में लो, जो पूछेगा उसको राइट में लो। सबसे पहले बताओ क्या दिया है 3 मोल दिया है,
मोल दिया है तो लेफ्ट साइड लिखो मोल। और क्या पूछा है, क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है, यानी कि भार, भार पूछा है, तो इस तरफ लिखो बेटा भार। तो जो पूछ दिया है वो लेफ्ट में, जो पूछेगा वो राइट में। अब उसके बाद क्या करोगे, अब मुझे ये बताओ इस सीक्वेंस में मोल कहां पर है, इस सीक्वेंस में मोल, मोल कहां पर है, ये है मोल, ये है मोल, तो यहां लिखो 1 मोल। और भार कहां पर है, तो यहां ये है भार, ये है भार, तो लिखो 23 ग्राम। तो बेटा ये पहले से 1 बना हुआ है ना, ये पहले से 1 बना हुआ है, तो 1 मोल का 23 ग्राम, तो बेटा तो फिर 3 मोल का, तो फिर 3 मोल का वजन कितना हो जाएगा, तो 23 गुणा 3 ग्राम हो जाएगा। तो बार बार एक ही चीज मैं रिपीट करूंगा कि जो भी चीज दिया है उसको लेफ्ट में लिखो और जब पूछेगा उसको राइट में। तो इस तरह से ये प्रश्न बनेगा, इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। आगे बढ़े, हाँ इसके आगे का प्रश्न ये वाला मैं आपके लिए छोड़ता हूं। एक दूसरा प्रश्न देखो, अच्छा ये आयतन वाला है, ये वाला देखते हैं, ये वाला प्रश्न देखते हैं। चलो एक प्रश्न मैं आपको और बता देता हूं, एक प्रश्न मैं आपको और बता देता हूं, या फिर एक काम करते हैं बेटा, एक अभी आयतन वाला एग्जांपल नहीं आया है। हाँ चलो अब इस प्रश्न को देखो। सबसे पहले क्या करने बोला मैंने, सबसे पहले क्या दिया O2, तो पहले O2 के लिए सीक्वेंस बनाओ। कैसे बनाओगे, 1 मोल O2 यानी कि 6.022 10 के पावर में 23 O2 के अणु होंगे, और O2 का भार क्या होता है 32 ग्राम। सबसे पहले मैंने ये सीक्वेंस बना लिया। अब उसके बाद ये बताओ क्या दिया है, क्या दिया है 50 ग्राम, ग्राम दिया है, ग्राम दिया है, तो ग्राम मतलब होता है भार, भार दिया है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मोलों की संख्या, यानी कि मोल पूछ रहा है, मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ इस सीक्वेंस में भार कहां पर है, इस सीक्वेंस में भार, ये है भार, ये है भार, तो यहां भार के जगह पे लिखो इसको 32 ग्राम। और मोल कहां है, इस पूरे सीक्वेंस में मोल कहां है, ये है मोल, कितना है 1 मोल। तो क्या समझे बेटा, 32 ग्राम में 1 मोल होता है, तो फिर 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/32 मोल। और फिर तीसरे चरण में हम वो लिखते हैं जो प्रश्न में दिया होता है। तो प्रश्न में दिया है 50 ग्राम, तो बेटा 50 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो बस फिर क्या करना है, गुणा 50 हो जाएगा, तो आंसर आपके सामने होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना होगा। तो बस इतना याद रखना, सबसे पहले चरण में वो लिखते हैं जो आपके सीक्वेंस में होता है। हाँ सुनना, पहले चरण में आपके सीक्वेंस में से जो हिस्सा दिया है उसको लिखते हैं। दूसरे चरण में हम लेफ्ट साइड को 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। और तीसरे चरण में वो वैल्यू लिखते हैं जो प्रश्न में दिया होता है। आंसर आपके सामने होगा, आंसर जो है वो आपके सामने होगा। और अभी तो मोल परिकल्पना के दिए हुए क्वेश्चंस की शुरुआत हुई है, अभी और बहुत कठिन या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो बेटा अभी आगे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन इनमें आयतन का प्रयोग हो रहा है। अब जो आगे जो प्रश्न है उनमें आयतन का प्रयोग हो रहा है। तो बेटा जब आयतन की बात आएगी तो कहानी थोड़ा बदल जाएगा। तो जब मोल परिकल्पना में आयतन शामिल हो जाए तो क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो वो हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगले क्लास में मैं सिखाऊंगा कि मोल परिकल्पना में जब आयतन आ जाए तो कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी सिखाऊंगा, अभी तो आपने सिर्फ एक अणु को देखा है या एक परमाणु को देखा है, लेकिन जब आपके सामने केमिस्ट्री का जब कोई अभिक्रिया आ जाता है, कोई रिएक्शन आ जाता है, तो किसी रिएक्शन के ऊपर कैसे मोल परिकल्पना लागू होता है वो आपको सिखाया जाएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में से एक भी क्लास मिस मत करना, हर एक चीज आपको बताया जाएगा। धीरे धीरे बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कि एक ही एग्जाम्पल को मैं कई बार बताऊं, क्योंकि वही बात है कि मैं हर बच्चे को साथ लेकर चल रहा हूं। तो बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं मोल परिकल्पना के साथ। ऑल द बेस्ट।